गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचार उनके बारे में जानकारी दी थी और मैंने कहा था कि गांधी जी के सभी शेष जो विचार है वो कहीं ना कहीं सर्वोदय के अंतर्गत ही आ जाते हैं, क्योंकि सर्वोदय एक बहुआयामी अवधारणा है जो अपने अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक सभी पक्षों को समाहित किए हुए है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो सभी के हित की, सभी के उदय की बात करता है, सर्वहित सर्वोदय आर्थिक दृष्टिकोण से। वहीं सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्म आधारित गतिशील जो वर्ण व्यवस्था है उसमें भी सभी को समाहित किया गया है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कर्म प्रधान है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य विहीन समाज की कल्पना की गई है, जहाँ व्यक्ति स्वयं अनुशासित होकर एक ऐसे राज्य समाज का हिस्सा बनता है कि वो सुओ मोटो सेल्फ अपने अनुशासन के माध्यम से समाज का और राज्य का संचालन करता है। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, जिसमें सभी को समान महत्व, सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान की बात की गई है। और नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सत्य, अहिंसा, साधन साध्य की जो पवित्रता है उस पर बल, ये कुछ इस प्रकार के विचार गांधी जी ने दिए। ये सभी सर्वोदय की बात करते हैं, सभी के उदय की, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी के उदय की, सभी के कल्याण की बात करते हैं। आज हम आर्थिक क्षेत्र में बात करते हैं ट्रस्टीशिप की, जो गांधी जी ने अपना विचार दिया था। ट्रस्टीशिप, गांधी जी आर्थिक न्याय हेतु अर्थात समाज में जो आर्थिक विषमता है उसको दूर करने के लिए एक संकल्पना को अपनाते हैं, ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का तात्पर्य है कि यदि किसी व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन है तो वह उस आवश्यकता से अधिक जो धन उसके पास है उसका समाज की ओर से ट्रस्टी या अमानतदार है। अर्थात उसके पास जो आवश्यकता से उसकी जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान, उतनी पूर्ति होने के बाद या अन्य जो उसकी जिम्मेदारियां, उसमें जो उसका धनराशि लगती है, उसके बाद उसके पास अगर आवश्यकता से अधिक कुछ धनराशि है तो वो उसकी समाज की ओर से उसका वो अमानतदार है। वो उसकी जो धनराशि है वो संपूर्ण समाज में सभी की है, वो व्यक्ति विशेष की धनराशि नहीं है, और वो समाज की ओर से उसका रक्षक है, और वो उसको उस व्यक्ति को वो धनराशि समाज के कल्याण के लिए ही लगानी चाहिए, नैतिक रूप से। यहाँ कानूनी रूप से बात नहीं की गई है। गांधी जी ने कहा नैतिक रूप से यदि किसी के पास आवश्यकता से अधिक धन है तो वह उस धन का समाज की ओर से ट्रस्टी या अमानतदार है, और प्रत्येक व्यक्ति को वह राशि समाज के कल्याण या गरीबों के कल्याण या किसी की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए लगानी चाहिए। अब अगर हम देखें कि वर्तमान में ये लागू हो जाए तो क्या कभी कोई व्यक्ति भूखा सोएगा? नहीं। हम हमारे ऊपर ही नहीं कि अगर हमारे पास आवश्यकता से अधिक धन है उसको संचित करने की अपेक्षा अगर हम उसे किसी गरीब के कल्याण या फिर उसकी भौतिक जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान के पूरा करने के लिए लगाते हैं, तो क्या समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है, असमानता है, विषमता है, क्या दूर नहीं की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है। तो गांधी जी की जो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है कहीं ना कहीं जैन दर्शन के अपरिग्रह से मिलता है। अपरिग्रह में कहा गया है धन का आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना। आवश्यकता से अधिक धन संचय जो करता है व्यक्ति लोभ का प्रतीक होता है, और व्यक्ति को अपने लोभ, मोह इसको कंट्रोल करके और कहीं ना कहीं संतोषजनक जीवन अपनाने की का प्रयास करना चाहिए। आदर्श की ओर बच्चों बढ़ा जाना चाहिए। आदर्श प्राप्त हो जरूरी नहीं है, लेकिन आदर्श प्राप्त करने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। कहा भी गया है कि ये जो पुराने ग्रंथ है उनमें कहा गया सबे भूमि गोपाल की, अर्थात ये जो वायु है, जल है, अग्नि है, ये सब ईश्वर की देन है, और ये सब सभी के लिए समान है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई असमानता नहीं कि ये अमीरों को इतनी वायु मिलेगी, गरीबों को इतनी वायु मिलेगी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, असमानता है, व्यक्ति अपने स्तर पर, मनुष्य अपने लेवल पर जाकर ये असमानता स्थापित करता है। तो जिस प्रकार गांधी जी कहते हैं कि सभे भूमि गोपाल की, ये सब पंच तत्व है, सभी के लिए समान है, तो ये रोटी, कपड़ा, मकान, इसमें ये भेदभाव कैसे आ गया? ये भी सभी को समान मिलना चाहिए। जब ये नहीं होता है तभी समाज में शोषण की, झगड़े की और दंगे की, हिंसा की, ये सब चीजें क्यों उभरती है
समाज में। जब ये असमानता, शोषण और प्रतियोगिता, संघर्ष की इसी कारण ये चीज़ें उभरती है, तभी समाज में समानता या सबके उदय की बात नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्टीशिप है वो व्यक्ति के आर्थिक जो पक्ष है उसको संतुलित करने की, उसको समानता के स्तर पर लाने का प्रयास करता है। अब ये जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है ये पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों विचारधाराओं को अब साथ लेकर चलता है। वो कैसे? साम्यवाद या समाजवाद में ये कहा गया है कि ये जो पूंजीपति वर्ग है इनको इन ये जो इनको खत्म करो, इनकी जो संपत्ति है इसको समाज के हित में आप लगा दो। तो इन सब पूंजीपति वर्गों को हिंसात्मक कार्यवाही के माध्यम से या फिर बल प्रयोग के माध्यम से समाप्त करके इनकी जो संपूर्ण संपत्ति है इसको समाज कार्य में लगाना। और पूंजीवाद ये कहता है कि वस्तुओं के उत्पादन और वस्तु के उपभोग में पूंजीपति वर्ग को प्राथमिकता देता है ये। अब गांधी जी ने जो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों विचारधाराओं के भावनात्मक पक्षों को समन्वित कर दिया। वो कहते हैं कि उत्पादन में तो पूंजीपति वर्ग को आगे आना चाहिए कि उत्पादन के लिए, वस्तु के उत्पादन के लिए पूंजीपति वर्ग है वही उत्पादन करे और वही व्यापार क्षेत्र आदि में उन्हीं का प्रभुत्व रहे, और वितरण में समाजवाद को अपनाया जाए। उससे क्या होगा? अगर हम उत्पादन में पूंजीपति वर्ग को हटा देंगे तो हम समाज के ऐसे वर्ग, ऐसे हिस्से को खो देंगे जिनको उत्पादन करने की टेक्निक भी आती है और उत्पादन करने की टेक्निक के साथ साथ उनमें इस प्रकार की क्वालिटी है कि वो अधिकतम उत्पादन कैसे करें ये भी जानते हैं। और अगर हम इस प्रकार पूंजीपति वर्ग को पूर्णतः खत्म करेंगे या खो देंगे तो समाज में सर्वोदय की कल्पना है उसको परिपूर्ण नहीं किया जा सकता। तो पूंजीपति वर्ग के विनाश की अपेक्षा पूंजीपति वर्ग के साथ मिलकर और साम्यवाद में, वितरण में साम्यवाद को अपनाकर समाज में एक आर्थिक समानता या आर्थिक न्याय की बात की जा सकती है। अब ये बात है कि क्या पूंजीपति वर्ग अपनी स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से इस प्रकार करेगा कि वो अपनी संपत्ति को समाज के कल्याण के लिए उसको न्यौछावर कर दे या फिर समाज में वितरित कर दे या उसके माध्यम से समान गरीबों के कल्याण के लिए, क्या अपनी स्वेच्छा से कर पाएगा? ऐसा संभव नहीं है। तो क्या प्रयास किए जाने चाहिए? तो गांधी जी बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में एक ईश्वरीय अंश विद्यमान रहता है, तो हमें असहयोग व सत्याग्रह के माध्यम से, अपनी सत्य की शक्ति के माध्यम से, अपने अहिंसात्मक प्रयोगों के माध्यम से, अहिंसात्मक तकनीकों के माध्यम से जो ट्रस्टी है, जो समाज में पूंजीपति वर्ग है, उनके हृदय को पिघलाने की, उनके हृदय परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए। हृदय परिवर्तन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पूंजीपति वर्ग है वो अपनी आवश्यकता से अधिक जो संपत्ति है उसको समाज कार्य में लगा पाएगा। अन्य किसी हिंसात्मक प्रयोग के माध्यम से आप किसी को बाधित नहीं कर सकते कि वो अपनी संपत्ति का हिस्सा समाज को प्रदान करे, क्योंकि ट्रस्टीशिप जो अवधारणा है वो कानूनी नहीं बल्कि नैतिक अवधारणा है। तो यहाँ पर नैतिक बल के प्रयोग से हम जो पूंजीपति वर्ग है उसके हृदय को पिघला सकते हैं कि वो अपनी संपत्ति को सर्वहित में या गरीबों के कल्याण में लगाए। जैसे आप ये सुनते होंगे कि SCR चल रहा है, सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो व्यापारी पूंजीपति वर्ग है वो अपनी जो इनकम है उसका कुछ हिस्सा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाते हैं, सड़क निर्माण में, प्याऊ में या जगह जगह लगाते हैं। ये अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से एक संकल्पना भी बहुत चल रही है। और भामाशाह भी आपने सुने होंगे कि जो व्यापारी वर्ग है या जो बहुत पूंजीपति है या जो बहुत पैसे वाले लोग हैं अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रस्टीशिप का ही एक आंशिक अंश है। अब अगर हम बात करें कि गांधी जी ने अपने इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को दो प्रकार से सही या उचित ठहराने का प्रयास भी किया है। एक तो उन्होंने नैतिक आधार पर, दूसरा भौतिक आधार पर। नैतिक आधार पर वो ये तर्क देते हैं कि वैसे भी ट्रस्टीशिप तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको जो अवसर मिल रहा है, आपको जो उत्पादन का, वितरण का जो भी अवसर, वो ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर ही मनुष्य को सभी प्रकार के अवसर प्रदान करता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, सब कुछ ईश्वर की देन है। तो आपका नैतिक रूप से दायित्व बनता है कि आपने अगर अधिक कमा लिया है तो आप सभी के कल्याण, सभी के हित में उसको लगाएं।
ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो नैतिक आधार पर भी जो सर्वोदय की कल्पना है वो ट्रस्टीशिप की कल्पना है वो गांधी जी उचित ठहराते हैं। और भौतिक आधार पर भी वो कहते हैं कि अगर ट्रस्टीशिप को अपनाया जाएगा तो ये ऊंच नीच गरीब अमीर का ये जो भेद है ये खत्म होगा। समाज में शोषण वर्ग संघर्ष की जो अवधारणाएं आती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। समाज में समानता की और न्याय की स्थापना होगी। तो दोनों आधारों पर ही गांधी जी दोनों तर्क के आधार पर ट्रस्टीशिप को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। और वो एक बात और कहते हैं कि हम लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से भी समाज में आर्थिक समानता ला सकते हैं। जहाँ तक वो व्यापार को उद्योग धंधों को विकेंद्रीकृत कर देना चाहिए कि छोटे छोटे स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम करे और श्रम के माध्यम से अपने धन का है वो अर्जन करे। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अर्जन के लिए और अपने जीवन यापन के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। और इससे कहीं ना कहीं उपभोक्तावादी संस्कृति है उस पर रोक लगेगी, भोगवाद पर रोक लगेगी। प्रकृति के जो अंधाधुंध शोषण किया जाता है, जब पूंजीवाद आवश्यकता से अधिक मशीनीकरण करते हैं, मनुष्य के श्रम को हम कम करने का प्रयास करते हैं, हम मशीनों पर अधिक निर्भर हो जाते हैं, तो हम अधिकतम उत्पादन की वृहद मशीनीकरण की बात करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उपभोक्तावादी संस्कृति जगती है और शोषण की भोगवाद की अवधारणाएं निकलती है। प्रकृति का अंधाधुंध शोषण होता है, नैतिक पतन होता है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने एक बेसिक कंसेप्ट दिया कि विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को अपना लो। हर एक व्यक्ति स्वयं उत्पादन करेगा, श्रम करेगा, चीजें पैदा करेगा, तो वो स्वयं एक स्वावलंबी जीवन भी जिएगा। और उसमें बेरोजगारी की जो सामाजिक स्तर पर राजनीतिक बेरोजगारी उसमें भी कमी आएगी। तो इस प्रकार गांधी जी के कुछ इस प्रकार आर्थिक विचार है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार उन्होंने अपने सामाजिक विचार दिए हैं वर्ण व्यवस्था के रूप में और उनकी वर्ण व्यवस्था किस चीज पर आधारित है। थैंक यू।